नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की थर्ड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 और ये 11वां चैप्टर है और वैसे इस बुक का ये सेकंड चैप्टर है। हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ रहे थे। इसका एक वीडियो में बना चुका था, ये इसका दूसरा वीडियो है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अवध में विद्रोह। सबसे पहले इसकी शुरुआत एक कथन से होती है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ए चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये कथन था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का और इस कथन के 5 साल बाद में ही अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। अवध में किस प्रकार से वाजिद अली शाह को हटाया गया, किस प्रकार से वहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ, सबसे ज़्यादा विरोध हुआ अंग्रेजों का। इन सब बातों से गुजरते हुए हम 1857 की क्रांति को आगे लेकर चलेंगे। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। 5 साल बाद 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का अंग घोषित कर दिया गया। रियासत पर कब्जे का यह सिलसिला जरा लंबा चला। 1801 से अवध में सहायक संधि थोप दी गई थी। सहायक संधि क्या है उसके बारे में हम बाईं तरफ देखते हैं। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई और कब शुरू की गई। 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अब इससे पहले हम ये भी देख लेते हैं, जो कि हमारी बुक में नहीं है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि कौन से स्टेट्स में सहायक संधि सबसे पहले की गई थी, किसके साथ। सबसे पहले हैदराबाद के साथ 1798 में, फिर तंजौर के साथ, फिर सूरत के साथ 1800 में, और अवध और कर्नाटक के साथ 1801 और 1801 सेम ईयर में की गई है। तो अवध और कर्नाटक में इसी साल की गई थी। तो हमें 12th के हिसाब से हालांकि इतना याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सहायक संधि किसके द्वारा शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, और अवध के साथ सहायक संधि कब की गई थी। तो अवध के साथ सहायक संधि 1801 में की गई थी। यह संधि करने वाले को निम्नलिखित शर्तें माननी पड़ती थी। मसलन जैसे कि अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, चाहे उस स्टेट के अंदर कोई चुनौती हो, चाहे उस स्टेट पे बाहर से कोई अटैक हो, हर स्थिति में अंग्रेज अपने सहयोगियों की रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, यानी जिस राज्य के साथ सहायक संधि हो रही है उस राज्य के अंदर अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी तैनात रहेगी। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करनी होगी, यानी जो उसका पूरा खर्चे की व्यवस्था है वो सारा खर्चा उस राज्य को उठाना पड़ेगा, जबकि सेना ब्रिटिशर्स की होगी। चौथा पॉइंट है, सहयोगी पक्ष न तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा लेगा। यानी उनके जो विदेशी मामले हैं या दूसरे स्टेट के साथ जो मामले हैं वो सब अब अंग्रेज नियंत्रित करेंगे। न तो उनको किसी के साथ संधि करनी है और न अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी दूसरे के युद्ध में हिस्सा लेना है, ना किसी भी प्रकार के युद्ध में। यानी हर तरह से अंग्रेजों की बात उनको माननी पड़ेगी। इसके अलावा एक और पॉइंट था जो अपनी इस बुक में नहीं है, वो किसी भी यूरोपीय को अपनी सेना में या प्रशासन में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनकी खासतौर से फ्रांस के साथ काफ़ी दुश्मनी चलती थी। तो ये भी एक शर्त थी सहायक संधि के अंदर कि किसी भी दूसरे यूरोपीय को वो अपनी मर्जी से सेना के अंदर या किसी और पोस्ट पर नहीं रखेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 या 4 नंबर के अंदर आ सकता है कि सहायक संधि की प्रमुख शर्तें क्या थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस संधि में शर्त थी कि नवाब अपनी सेना खत्म कर दे, रियासत में अंग्रेज टुकड़ियों की तैनाती की इजाजत दे और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। यानी एक व्यक्ति दरबार में अंग्रेजों का रहेगा जिसको ब्रिटिश रेजिडेंट कहा जाएगा। यहाँ दिया भी गया है, रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था, जैसे बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये उनके प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत थे। इसके अलावा जो स्टेट्स थे, जैसे राजस्थान के भी काफ़ी सारे राज्य थे उसके अंदर, तो वहाँ उनके साथ सहायक संधियाँ की गई और उनके दरबारों में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहा करता था और दरबार में मौजूद ब्रिटिश रेजिडेंट की सलाह पर काम करे। अपनी सैनिक ताकत से वंचित हो जाने के बाद नवाब अपनी रियासत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिनों दिन अंग्रेजों पर निर्भर होता जा रहा था, क्योंकि सेना के बल पर ही कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब वो पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर रह गए, क्योंकि सेना अंग्रेजों की ही थी। अब विद्रोही मुखियाओं और तालुकदारों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लगता था कि वहाँ की जमीन नील और कपास की खेती के लिए मुफीद है, यानी कि उपयुक्त है, और इस इलाके को उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता है। 1850 के दशक की शुरुआत तक वे देश के ज्यादातर बड़े हिस्सों पर जीत हासिल कर चुके थे। मराठा भूमि, दोआब, कर्नाटक, पंजाब और बंगाल सब अंग्रेजों की झोली में थे।
तकरीबन एक सदी पहले बंगाल पर जीत के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय विस्तार की यह प्रक्रिया 1856 में अवध के अधिग्रहण के साथ मुकम्मल हो जाने वाली थी, यानी पूरी हो जाने वाली थी। एक सदी पहले यानी जैसे 1757 में उन्होंने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अपना अधिकार करना शुरू कर दिया था और 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद लगभग पूरी तरह उनका बंगाल पर अधिकार हो गया था और 1856 में अवध पर अधिकार। तो ये लगभग 100 वर्षों का समय हो गया, एक सदी का समय हो गया और इसी के साथ उनकी ये विस्तार की प्रक्रिया पूरी होने वाली थी। देह से जान जा चुकी थी। जब नवाब को हटाया गया उसके बाद की कुछ बातें हैं। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए इस अधिग्रहण से तमाम इलाकों और रियासतों में गहरा असंतोष था, लेकिन इतना गुस्सा कहीं नहीं था जैसा उत्तर भारत की शान कहे जाने वाले अवध की रियासत में था। यहाँ के नवाब वाजिद अली शाह को यह कहते हुए गद्दी से हटाकर कलकत्ता निष्कासित कर दिया गया था कि वह अच्छी तरह शासन नहीं चला रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि नवाब वाजिद अली शाह को किस लिए हटाया गया था, अंग्रेजों ने किस कारण के द्वारा हटाया गया था या क्या कारण उन्होंने दिया उसको हटाने का। तो आप बता सकते हैं कि अंग्रेजों ने कहा कि वो अच्छी तरीके से शासन नहीं चला पा रहे हैं, या इतिहास की पुस्तकों में जैसा दिया जाता है कि कुशासन और भ्रष्टाचार के आरोप में उनको हटाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने यह निराधार निष्कर्ष भी निकाल लिया कि वाजिद अली शाह लोकप्रिय नहीं थे, मगर सच यह है कि लोग उन्हें दिल से चाहते थे। जब वे अपने प्यारे लखनऊ से विदा ले रहे थे तो बहुत सारे लोग विलाप करते हुए कानपुर तक उनके पीछे गए थे, यानी लोग रोते रोते अपने प्यारे बादशाह के पीछे पीछे कानपुर तक गए थे। अब आपको यह भी याद रखना है कि जब उनको निर्वासित किया गया, वहां से भेजा गया, तो उनको कहाँ भेजा गया, तो आप कहेंगे उनको कलकत्ता भेजा गया। नवाब के निष्कासन से पैदा हुए दुख और अपमान के इस व्यापक एहसास को उस समय के बहुत सारे प्रेक्षकों ने दर्ज किया है। जो भी ऑब्जर्वर जिन्होंने भी उन दिनों की घटनाओं को देखा, उनमें से कईयों ने इसके बारे में दर्ज किया है और उसमें से एक का लिखा हुआ यहाँ पर दिया गया है। एक ने लिखा था, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, यानी शरीर बेजान था। कोई सड़क, कोई बाजार और घर ऐसा ना था जहां से जाने आलम से बिछड़ने पर विलाप का शोर न गूंज रहा हो, यानी जहां से बादशाह के बिछड़ने पर लोगों में मतलब उनकी आंखों में आंसू न हों। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीनो, यानी अंग्रेज बहादुर आए और हमारा मुल्क ले लिया। इस भावनात्मक उथल पुथल को भौतिक क्षति के एहसास से और बल मिला। नवाब को हटाए जाने से दरबार और उसकी संस्कृति भी खत्म हो गई। संगीतकारों, नृतकों, कवियों, कारीगरों, बावर्चियों, नौकरों, सरकारी कर्मचारियों और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जाती रही, क्योंकि नवाब ने बहुत सारे लोगों को दरबार के माध्यम से संरक्षण दे रखा था और उनकी व्यवस्थाएं नवाब ही किया करते थे। तो बहुत सारे नाचने वाले थे, संगीतकार थे, कवि थे, कारीगर थे, बावर्ची थे यानी भोजन बनाने वाले थे, और भी बहुत सारे उनके नौकर और सरकारी कर्मचारी थे जिनको अंग्रेजों ने अब निकाल दिया था। यहाँ दिया गया है, नवाब साहब जा चुके हैं, इसके लिए कोई गीत दिखाया गया है। एक और गीत में ऐसे शासक की दुर्दशा पर विलाप किया जा रहा है जिसे मजबूरन अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी। अभिजात और किसान सब रो रहे थे और सारा आलम रोता चिल्लाता था, हाय जाने आलम देश से विदा लेकर प्रदेश चले गए हैं। तो इस प्रकार की कुछ रोचक बातें इसमें दी गई हैं। फिरंगी राज का आना और एक दुनिया का खात्मा। अंग्रेजों के आने से किस प्रकार से वहां पर स्थितियां बदली, ताल्लुकदारों की, आम लोगों की, उसके बारे में यहाँ पर विवरण प्रस्तुत किया गया है। बाईं तरफ एक चित्र दिया गया है जो कि अवध के एक जमींदार का है 1880 के दौरान का। अवध में विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं ने राजकुमारों, ताल्लुकदारों, किसानों और सिपाहियों को एक दूसरे से जोड़ दिया था, क्योंकि सभी अंग्रेजों के द्वारा नवाब को हटाए जाने के बाद मुसीबत में थे। वे सभी फिरंगी राज के आगमन को विभिन्न अर्थों में एक दुनिया की समाप्ति के रूप में देखने लगे थे। वे चीजें बिखर रही थी जो लोगों के लिए बहुमूल्य थी, जिनको वे प्यार करते थे। 1857 के विद्रोह में तमाम भावनाएं और मुद्दे, परंपराएं और निष्ठाएं अभिव्यक्त हो रही थी। ये 1857 के विद्रोह के दौरान लोगों को, क्योंकि एक ही साल पुरानी बात थी, 1856 के अंदर तो नवाब को हटाया गया था, तो सभी लोग वो 1856 वाली बातें याद कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे नवाब को यहाँ से निकाल दिया गया था। तो वो सारी भावनाएं, सारे मुद्दे 1856 वाले, उन सब की परंपराएं और अवध के नवाब के प्रति उनकी निष्ठाएं, वो सब 1857 की क्रांति के माध्यम से एक गुस्से के रूप में अभिव्यक्त हो रही थी। बाकी जगहों के मुकाबले अवध में यह विद्रोह एक विदेशी शासन के खिलाफ लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया था। अवध के अधिग्रहण से सिर्फ नवाब की ही गद्दी नहीं छीनी थी, इसने इलाके के ताल्लुकदारों को भी लाचार कर दिया था। अवध के समूचे देहात में यानी ग्रामीण इलाके में ताल्लुकदारों की जागीरें और किले बिखरे हुए थे। ये लोग पीढ़ियों से अपने इलाके में जमीन और सत्ता पर नियंत्रण रखते आए थे। अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास हथियारबंद सिपाही होते थे, उनके अपने किले थे। अगर वे नवाब की संप्रभुता को स्वीकार कर लें और अपने ताल्लुकदार का, यहाँ आप ताल्लुकदार हटा दीजिए, अपने ताल्लुके का या ताल्लुक का राजस्व चुकाते रहें, तो उनके पास काफी स्वायत्ता भी होती थी।
यानी जिस ताल्लुकदार का जितना एरिया बंटा हुआ है, जितना बड़ा उनका ताल्लुक है, जिसमें बहुत सारे गांव हो सकते थे, उन गांवों से संबंधित राजस्व यदि वो समय पर नवाब को जमा कराता रहे तो वो अपने इलाके में पूरी व्यवस्थाएं स्वयं संभाल सकता था। उसको पर्याप्त स्वायत्ता यानी पर्याप्त स्वतंत्रता वगैरह मिली हुई थी और अपने इलाके की देखभाल वही किया करते थे। कुछ बड़े ताल्लुकदारों के पास तो 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे मोटे ताल्लुकदारों के पास भी 200 सिपाहियों की टुकड़ी तो होती ही थी। अंग्रेज इन ताल्लुकदारों की सत्ता को बर्दाश्त करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। अधिग्रहण के फौरन बाद ताल्लुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनके दुर्ग ध्वस्त कर दिए गए। ब्रिटिश भूराजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत व सत्ता को और चोट पहुंचाई। अधिग्रहण के बाद 1856 में एकमुश्त बंदोबस्त के नाम से ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था लागू कर दी गई। अंग्रेजों के आगमन के बाद अवध में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई? एकमुश्त बंदोबस्त, समरी सेटलमेंट। यह बंदोबस्त इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे जिनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था। उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। तो ये बंदोबस्त, आपको ये बताना है कि ये भी क्वेश्चन आता है कई बार कि एकमुश्त बंदोबस्त किस मान्यता पर आधारित था। तो आप उत्तर देंगे ताल्लुकदार इस मान्यता पर आधारित था कि ताल्लुकदार बिचौलिए थे और उनके पास जमीन का मालिकाना हक नहीं था और उन्होंने बल और धोखाधड़ी के जरिए अपना प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था। एकमुश्त बंदोबस्त में ताल्लुकदारों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जाने लगा। आंकड़ों से पता चलता है कि अंग्रेजों के आने से पहले ताल्लुकदारों के पास अवध के 67% गांव थे। एकमुश्त बंदोबस्त के लागू होने के बाद यह संख्या घटकर 38% रह गई। दक्षिण अवध के ताल्लुकदारों को सबसे बुरी मार पड़ी। कुछ के तो आधे से ज्यादा गांव हाथ से जाते रहे जब अंग्रेजों ने नई भू राजस्व व्यवस्था उस इलाके में लागू की। ब्रिटिश भू राजस्व अधिकारियों का मानना था कि ताल्लुकदारों को हटाकर वे जमीन असली मालिकों के हाथों में सौंप देंगे, जिससे किसानों के शोषण में कमी आएगी और राजस्व वसूली में इजाफा होगा, यानी बढ़ोतरी होगी। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। भू राजस्व वसूली में तो इजाफा हुआ लेकिन किसानों के बोझ में कमी नहीं आई। अधिकारियों को जल्द ही समझ में आने लगा कि अवध के बहुत सारे इलाके का मूल्य निर्धारण बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, यानी इतना राजस्व इन इलाकों से नहीं लिया जा सकता, ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। कुछ स्थानों पर तो राजस्व मांग में 30 से 70% तक इजाफा हो गया था, यानी न तो ताल्लुकदारों के पास और न ही काश्तकारों के पास इस अधिग्रहण पर खुशी जताने का कोई कारण था। यानी पहले से ज्यादा ताल्लुकदारों की तो जमीनें छीन गई और किसानों को भी पहले से ज्यादा टैक्स दिया जाना पड़ा है अब, तो निश्चित रूप से अवध के नवाब के जाने को उनको और दुख हुआ है इस मामले से, क्योंकि अंग्रेजों के आने से उनके ऊपर दबाव और अधिक बढ़ा है, उनसे और ज्यादा टैक्स अब लिया जा रहा है। ताल्लुकदारों की सत्ता छीनने का नतीजा यह हुआ कि एक पूरी सामाजिक व्यवस्था भंग हो गई। निष्ठा और संरक्षण के जिन बंधनों से किसान ताल्लुकदारों के साथ बंधे हुए थे वे अस्त व्यस्त हो गए। अंग्रेजों से पहले ताल्लुकदार ही जनता को उत्पीड़न करते थे, लेकिन जनता की नज़र में बहुत सारे ताल्लुकदार दयालु अभिभावक की छवि भी रखते थे। वे किसानों से तरह तरह के मद में पैसा तो वसूल लेते थे, लेकिन बुरे वक्त में किसानों की मदद भी करते थे, यानी वो टैक्सेस वगैरह लेते थे। और कई ताल्लुकदार हैं वो हो सकता है ज़्यादा कठोर भी हों, लेकिन कई ताल्लुकदार ऐसे भी थे जो किसानों के साथ ठीक व्यवहार करते थे और फसल नहीं होने की स्थिति में या और कोई बुरी परिस्थिति में वो किसानों की सहायता भी किया करते थे। अब अंग्रेजों के राज में किसान मनमाने राजस्व आकलन और गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के तहत बुरी तरह पिसने लगे थे। यानी अब अंग्रेजों के आने के बाद में गैर लचीली राजस्व व्यवस्था, यानी किसी भी प्रकार का लचीलापन नहीं है। यदि फसल नहीं हो तो भी उनको पूरा टैक्स देना पड़ता है और इस व्यवस्था के कारण उनको बहुत अधिक परेशानी झेलनी पड़ी है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कठिन वक्त में या फसल खराब हो जाने पर सरकार राजस्व मांग में कोई कमी करेगी या वसूली को कुछ समय के लिए टाल दिया जाएगा। ना ही किसानों को इस बात की उम्मीद थी कि तीज त्योहारों पर कोई कर्जा या मदद मिल पाएगी जो पहले ताल्लुकदारों से मिल जाया करती थी। अवध जैसे जिन इलाकों में 1857 के दौरान प्रतिरोध बेहद सघन और लंबा चला था, यानी 1857 की क्रांति के दौरान जहां सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, सबसे ज्यादा अंग्रेजों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कड़ी टक्कर दी अवध के लोगों ने, वहां लड़ाई की बागडोर असल में ताल्लुकदारों और उनके किसानों के ही हाथों में थी। बहुत सारे ताल्लुकदार अवध के नवाब के प्रति निष्ठा रखते थे, इसलिए वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल, जो कि नवाब की पत्नी थी, के खेमे में शामिल हो गए। उनमें से कुछ तो बेगम की पराजय के बाद भी उनके साथ डटे रहे। हमने पिछले वीडियो में बेगम हजरत महल और वाजिद अली शाह के बेटे बिजलिस कद्र के बारे में भी चर्चा की थी। किसानों का असंतोष अब फौजी बैरकों में भी पहुंचने लगा था, क्योंकि बहुत सारे किसान अवध के गांवों से ही भर्ती किए गए थे। दशकों से सिपाही कम वेतन और वक्त पर छुट्टी न मिलने के कारण असंतुष्ट थे। 1850 के दशक तक आते आते उनके असंतोष के कई नए कारण पैदा हो चुके थे। 1857 के जन विद्रोह से पहले के सालों में सिपाहियों के अपने गोरे अफसरों के साथ रिश्ते काफी बदल चुके थे।
1820 के दशक में अंग्रेज अफसर सिपाहियों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पर खासा जोर देते थे, यानी दोस्ताना व्यवहार करते थे। उनके साथ एक अफसर जैसा ज़्यादा कड़क व्यवहार नहीं होता था, ना ही उनके साथ कोई ऊंची जाति या नीची जाति वाला व्यवहार होता था, यानी एक दोस्ताना और एक सामान्य व्यवहार उनके साथ किया जाता था। वे उनकी मौज मस्ती में शामिल होते थे, उनके साथ मल्ल युद्ध करते थे। वो गदा लेकर इस प्रकार का कुश्ती टाइप का, या देखा वो आपने मल्ल युद्ध भीम का देखा होगा, उनके साथ तलवारबाजी करते थे और उनके साथ शिकार पर जाते थे। उनमें से बहुत सारे तो बखूबी हिंदुस्तानी बोलना जानते थे और यहाँ के रीति रिवाजों व संस्कृति से वाकिफ थे। उनमें अफसर की कड़क और अभिभावक का स्नेह दोनों निहित थे। 1840 के दशक में स्थिति बदलने लगी। अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वे सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे। वे उनकी भावनाओं की जरा से भी फिक्र नहीं करते थे। गाली गलौज और शारीरिक हिंसा सामान्य बात बन गई। सिपाहियों व अफसरों के बीच फासला बढ़ता गया। भरोसे की जगह संदेह ने ले ली। चिकनाई युक्त कारतूसों की घटना इसका एक बढ़िया उदाहरण थी। यानी अंग्रेजों और भारतीय सिपाहियों के बीच जो संदेह पैदा हो गया था, जो भरोसे की कमी थी, वो उसका एक उदाहरण ये भी है कि चिकनाई युक्त कारतूसों की जब घटना हुई और अंग्रेजों ने समझाने की कोशिश की तो भारतीयों ने बिल्कुल भी उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ देखिए, यूरोपीय किस्म की वर्दी पहने बंगाल के सिपाही। यहाँ मजाक उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीयों को यदि पश्चिमी पोशाक भी पहना दें तो भी वो सुंदर नहीं लग सकते। तो एक प्रकार का मजाक उड़ाने का प्रयास किया गया है। यहाँ दिया गया है ताल्लुकदारों की सोच। ताल्लुकदारों के रवैये को रायबरेली के पास स्थित कालाकंकर के राजा हनवंत सिंह ने सबसे अच्छी तरह व्यक्त किया था। रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। विद्रोह के दौरान हनवंत सिंह ने एक अंग्रेज अफसर को पनाह दी, उसको बचाया क्योंकि लोग उनको मार देते, और उसे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी उसने अपनी बात कही अफसर को। उस अफसर से आखिरी मुलाकात में हनवंत सिंह ने कहा कि साहिब, आपके मुल्क के लोग हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे राजाओं को खदेड़ दिया। आप अफसरों को भेजकर जिले जिले में जागीरों के मालिकाने की जांच करवाते हैं, यानी ताल्लुकदारों की जमीनों की जांच करवाते हैं कि किसका मालिकाना हक है, किसका नहीं है। एक ही झटके में आपने मेरे पुरखों की जमीन मुझसे छीन ली। मैं चुप रहा। फिर अचानक आपका बुरा वक्त शुरू हो गया, यानी 1857 का विद्रोह। यहाँ के लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हुए। तब आप मेरे पास आए, जिसे आपने बर्बाद किया था। मैंने आपकी जान बचाई है, लेकिन अब मैं अपने सिपाहियों को लेकर लखनऊ जा रहा हूं ताकि आपको देश से खदेड़ सकूं। यानी इंसानियत के नाते उसने उसको बचा तो लिया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि हमारी नाराजगी क्यों है और अब हम क्या करने वाले हैं। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच गहरे संबंध थे। ये देखिए, हमेशा आज तक यदि हम भारत में देखेंगे तो ज्यादातर जो सेना में सिपाही हैं आज भी भारत में, वो ग्रामीण एरिया से आते हैं। और उस समय भी ग्रामीण एरिया से आते थे। किसानों के बेटे ही सेना में भर्ती हुआ करते थे। बंगाल आर्मी के सिपाहियों में से बहुत सारे अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से भर्ती होकर आए थे। उनमें बहुत सारे ब्राह्मण या ऊंची जाति के थे, बल्कि अवध को तो बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला किसे कहा जाता था? अवध को। सिपाहियों के परिवार अपने इर्द गिर्द जिन बदलावों को देख रहे थे और उन्हें जो खतरे दिखाई दे रहे थे, वे जल्द ही सिपाही लाइनों में भी दिखाई देने लगे। दूसरी ओर कारतूसों के बारे में सिपाहियों का भय, छुट्टियों के बारे में उनकी शिकायतें, बढ़ते दुर्व्यवहार और नस्ली गाली गलौज के प्रति बढ़ता असंतोष गांवों में भी प्रतिबिंबित होने लगा था। यानी गांवों में भी दिखाई देने लगा था कि किस प्रकार से सिपाहियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। उनके साथ नस्ल के आधार पर गाली गलौज भी होती है और उनको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। सिपाहियों और ग्रामीण जगत के बीच मौजूद इन संबंधों से जनविद्रोह के रंग रूप पर गहरा असर पड़ा। जब सिपाही अपने अफसरों की अवज्ञा करते थे और हथियार उठाते थे तो फौरन ही गांवों में उनके भाई बिरादर भी उनके साथ आ जुड़ते थे। हर कहीं किसान शहरों में पहुंचकर सिपाहियों और शहर के आम लोगों के साथ जुड़कर विद्रोह के सामूहिक कृत्य में शामिल हो रहे थे। अब आगे है विद्रोही क्या चाहते थे। बतौर विजेता कठिनाइयों, चुनौतियों और बहादुरी के बारे में अंग्रेजों की अपनी राय थी। वे विद्रोहियों को एहसान फरामोश और बर्बर लोगों का झुंड मानते थे कि ये बर्बर हैं और ये ऐसे यूरोपियों को भी मार रहे हैं जिनका मतलब वो न सेना में है, यानी ये औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं, और ये एहसान फरामोश है, यानी हमने इनके ऊपर एहसान किया, इनकी शासन व्यवस्था ठीक की, इनको सेना में नौकरी दी और ये आज हमारे खिलाफ इस प्रकार उठ खड़े हुए हैं। विद्रोहियों को कुचलने का एक मतलब यह भी था कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए। कुछ विद्रोहियों को ही इस घटनाक्रम के बारे में अपनी बात दर्ज करने का मौका मिला है। क्यों? यूं भी विद्रोहियों में ज्यादातर सिपाही और आम लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। इस प्रकार अपने विचारों का प्रसार करने और लोगों को विद्रोह में शामिल करने के लिए जारी की गई कुछ घोषणाओं व इश्तहारों, यानी जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है पर्चे वगैरह छापकर, के सिवाय हमारे पास कोई ऐसी ज्यादा चीजें नहीं हैं जिनकी बिना पर, यानी जिनके आधार पर हम विद्रोहियों के नजरिए को समझ सकें। क्योंकि जो विद्रोह करने वाले सैनिक और आम लोग, किसान हैं, वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके बारे में विवरण काफी कम मिलता है, उनकी सोच के बारे में।
इसलिए 1857 में जो कुछ हुआ उसे रचने के लिए इतिहासकारों की कोशिशों को बहुत हद तक और मजबूरन अंग्रेजों के दस्तावेजों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों ने ही हर घटना का ब्यौरा दर्ज किया है, उनके अधिकारियों ने दर्ज किया है, उनके रिपोर्टर्स ने दर्ज किया है। भारतीय लोगों की क्या मनोदशा रही वो काफी कम हमें देखने को मिलती है, और इतिहासकारों के पास भी कोई चारा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर उस समय की घटनाओं का ब्यौरा अंग्रेजी दस्तावेज जो है उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है। विडंबना यह है कि इन स्रोतों से अंग्रेज अफसरों की सोच का तो पता चलता है, लेकिन इस बारे में ज्यादा सुराग नहीं मिल पाता कि विद्रोही असल में चाहते क्या थे। एकता की कल्पना। 1857 में विद्रोहियों द्वारा जारी की गई घोषणाओं में जाति और धर्म का भेद किए बिना समाज के सभी तबकों का आह्वान किया जाता था कि सभी मिलकर इस विद्रोह में साथ दें। बहुत सारी घोषणाएं मुस्लिम राजकुमारों या नवाबों की तरफ से या उनके नाम पर जारी की गई थी, परंतु उनमें भी हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाता था। इस विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में पेश किया जा रहा था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का नफा नुकसान बराबर था। इश्तिहारों में अंग्रेजों से पहले के हिंदू मुस्लिम अतीत की ओर संकेत किया जाता था और मुगल साम्राज्य के तहत विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व का गौरवगान किया जाता था कि कैसे अंग्रेजों के आने से पहले मुगल प्रशासन के अंदर मुगलों के शासन के दौरान हिंदू और मुस्लिम मिलजुल कर रहा करते थे, उस बात की दुहाई दी जाती थी। बहादुर शाह के नाम से जारी की गई घोषणा में मोहम्मद और महावीर दोनों की दुहाई देते हुए जनता से इस लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन, ये आगे मिलेगा हमें अब, कि आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करने की अंग्रेजों द्वारा की गई कोशिशों के बावजूद ऐसा कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। यानी अंग्रेजों ने काफी कोशिश की कि हिंदू और मुसलमान एकता पूर्वक इस आंदोलन से न जुड़े, लेकिन उनकी कोशिशें रंग नहीं लाई और हिंदू और मुसलमानों दोनों ने मिलकर इस 1857 के विद्रोह में साथ निभाया या मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। अंग्रेज शासन ने दिसंबर 1857 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्थित बरेली के हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही, यानी कामयाब नहीं हुई। अब हम ये आजमगढ़ घोषणा वगैरह पढ़ लेते हैं। आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857। आजमगढ़ घोषणा के बारे में ज्यादा कुछ हमारे यहाँ विवरण तो बहुत है, लेकिन किसने की इसके बारे में थोड़ा सा कम विवरण दिया गया है। मैं इसका पूरा विवरण आपको बता देता हूं कि यह घोषणा मूल रूप से बहादुर शाह जफर, मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने इस घोषणा को जारी किया था। 25 अगस्त 1857 इसमें डेट दी गई है। हालांकि जो मूल उसकी घोषणा थी जो बहादुर शाह जफर ने जारी की वो बाद में खो गई थी, लेकिन 1858 के दौरान बहादुर शाह जफर का एक पोता, उसका ग्रैंडसन फिरोज शाह, जो आजमगढ़ इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उसने इस घोषणा को दोबारा 1858 में जारी किया। इसलिए इस घोषणा को आजमगढ़ घोषणा कहा जाता है। हालांकि मूल रूप से ये 1857 में बहादुर शाह जफर ने जारी की थी। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में हमारी जानकारी का यह एक मुख्य स्रोत है। क्या? आजमगढ़ घोषणा। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता व उत्पीड़न से त्रस्त हैं। इसलिए देश के सभी धनवान लोगों को, खासतौर से जिनका मुस्लिम शाही परिवारों से ताल्लुक रहा है और जिन्हें लोगों का धर्म रक्षक और स्वामी माना जाता है, अपने जीवन और संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए। आह्वान किया जा रहा है कि ये परेशानी हिंदू और मुसलमानों दोनों की है, वो सभी अंग्रेजों से परेशान हैं। और धनवान लोग जिन्होंने पुराने समय में जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ जुड़े हुए, उनके दरबार के माध्यम से या उन परिवारों के माध्यम से जिन्होंने काफ़ी पैसा कमाया है और धनवान बने हैं, उनसे जुड़े हुए लोगों को खास तौर से अपना पैसा लगाना चाहिए। अब अपने जीवन और संपत्ति की परवाह न करते हुए इस विद्रोह में साथ देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा के लिए अरसा पहले, यानी काफ़ी पहले, अपने घर बार छोड़ चुके और भारत से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा जोर लगा रहे बहुत सारे हिंदू और मुसलमान मुखिया मेरे पास आए और उन्होंने इस भारतीय धर्म युद्ध में हिस्सा लिया। ये बहादुर शाह जफर कह रहे हैं। और हमने देखा भी कि किस प्रकार से 10 मई को जब मेरठ में विद्रोह किया गया और उसके बाद में वहां से 11 मई को अंग्रेज नहीं, जो भारतीय सिपाही हैं, वो बहादुर शाह जफर के पास लाल किले में पहुंचे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही मुझे पश्चिम से भी मदद मिलेगी। इसलिए जनता की जानकारी के लिए कई भागों का यह इश्तिहार जारी किया जा रहा है। यह सबका दायित्व है कि इसको गौर से पढ़ें और इसका पालन करें। इस साझा उद्देश्य में जो लोग अपना योगदान देना चाहते हैं लेकिन जिनके पास अपनी सेवाएं देने के साधन नहीं है, उन्हें मेरी तरफ से दैनिक भोजन दिया जाएगा। और सबको मालूम हो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के प्राचीन ग्रंथों में, चमत्कार करने वालों के लेखन और भविष्यवक्ताओं में, पंडितों की गणनाओं में, सब में यह सहमति दिखाई देती है कि अब भारत में या कहीं भी अंग्रेजों के पैर टिक नहीं पाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि मौलवियों ने और पंडितों ने भी ये घोषणाएं की हैं और भविष्य देखने वाले जो उनके तरीके हैं उनके माध्यम से उन्होंने बताया है कि अंग्रेजों का समय जाने वाला है। इसलिए यह सबका फर्ज है कि अंग्रेजों का वर्चस्व बने रहने की सारी उम्मीदें छोड़ दें,
मेरा साथ दें और साझे हित में काम करते हुए अपने व्यक्तिगत परिश्रम से बादशाही सम्मान के हकदार बने और अपने अपने लक्ष्य प्राप्त करें। अन्यथा अगर यह स्वर्णिम अवसर हमारे हाथ से चला गया तो हमें अपनी इस मूर्खता पर पश्चाताप करना पड़ेगा। यानी जिन लोगों के मन में भी संदेह है कि अंग्रेज यहाँ से नहीं जाएंगे या अंग्रेज यहाँ पर अभी भी बने रहेंगे, वो अपने दिमाग से इस शंका को निकाल दीजिए। सभी परिस्थितियां ऐसी हैं कि अंग्रेजों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। यहाँ तक कि भविष्यवाणियों में भी यही दिखाई दे रहा है जो पंडित और मौलवियों द्वारा की गई हैं। तो आप सब हमारा साथ दें अंग्रेजों को भारत से निकालने में। अब इस घोषणा के विभिन्न भागों में किन किन वर्गों से क्या आह्वान किया गया है वो इंपॉर्टेंट तो है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए भाग 1 में जमींदारों के बारे में, भाग 2 में व्यापारियों के बारे में, 3 में सरकारी कर्मचारियों, 4 में कारीगरों और 5 में पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है, छोटा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, कि आजमगढ़ घोषणा में निम्न में से कौन से वर्ग को संबोधित नहीं किया गया है या कौन से वर्ग का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां आप देखेंगे कि किसानों के बारे में नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं जमींदारों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, सरकारी कर्मचारियों के बारे में, किसानों के बारे में। तो उसमें आपको कौन सा नहीं किया गया है, तो आपको किसान चुनना होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, 12th में भी और किसी एग्जाम में भी बन सकता है। तो पहले देखते हैं जमींदारों के बारे में क्या कहा गया है। जाहिर है कि जमींदारी बंदोबस्त तय करने में अंग्रेजी सरकार ने बेहिसाब जमा थोप दिया है, यानी भू राजस्व, और कई जमींदारों को बेइज्जत व बर्बाद किया है। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीरें नीलाम कर दी गई हैं। हद तो यह है कि एक आम रैयत यानी एक सामान्य किसान किसी जनाना नौकर यानी मेड सर्वेंट, कोई लेडीज नौकर है, और किसी गुलाम की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे पर भी बाइज्जत जमींदारों को अदालत में घसीटा जा रहा है। यानी सामान्य लोगों के द्वारा मुकदमे दर्ज करवाकर भी उनके मुकदमों को भी दर्ज किया जा रहा है और जो जमींदार हैं उनको बेइज्जत किया जा रहा है। हालांकि सामान्य तौर से देखें तो ये एक सामान्य बात है और अच्छी बात है कि यदि सामान्य लोग भी एक बड़े व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि जमींदारों को संबोधित किया जा रहा है तो वो जमींदार के हक की बात कर रहे हैं और ऐसी बात कर रहे हैं कि जिससे जमींदार खुश हों। तो उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कैद खाने में डाला जा रहा है और बेइज्जत किया जा रहा है। जमींदारियों के बारे में दायर किए गए मुकदमों में भारी खर्चे की स्टाम्प और दीवानी अदालतों के गैर जरूरी खर्चों का मकसद प्रतिवादियों को दरिद्र करना रहा है। यानी जो लोग मुकदमे लड़ रहे हैं वो इन खर्चों को चुकाते चुकाते गरीब हो जाएं। जमींदारों के खजानों को स्कूल, अस्पतालों और सड़कों आदि के लिए चंदे के नाम पर हर साल खाली किया जा रहा है। इस तरह की वसूलियों के लिए बादशाही सरकार में कोई जगह नहीं होगी। यानी जिस प्रकार से अंग्रेज पैसे वसूल कर रहे हैं ऐसे बादशाह के शासन में नहीं वसूल किया जाएगा जब अंग्रेज यहाँ से निकल जाएंगे। जमा हल्का रहेगा, यानी जो लैंड रेवेन्यू है, भू राजस्व है, वो काफ़ी कम होगा। जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी और हर जमींदार को अपनी जमींदारी में अपने ढंग से शासन करने का अधिकार होगा, यानी उनको काफ़ी स्वायत्तता दी जाएगी। व्यापारियों के बारे में, इस अधर्मी और षड्यंत्रकारी ब्रिटिश सरकार ने नील कपड़े और जहाज व्यवसाय जैसी तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया है। यानी वो खुद ही सारा व्यापार कर रहे हैं। अब छोटी मोटी चीज़ों का व्यापार ही लोगों के लिए रह गया है। डाक खर्चे, नाका वसूली, यानी एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की या प्रांत की सीमा में जाने पर जो कर लिया जा रहा है, या स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर व्यापारियों के मुनाफे में से सेंध मारी जा रही है। यानी उनके मुनाफे का काफ़ी बड़ा हिस्सा लिया जा रहा है और वैसे भी जो कमाई वाले इलाके हैं वो सारा व्यापार अब अंग्रेज ही कर रहे हैं। इन तमाम रियायतों के बावजूद व्यापारियों को 2 कौड़ी के आदमी की शिकायत पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बेइज्जत किया जा सकता है। जब बादशाही सरकार बनेगी तो इन सारे फरेबी तौर तरीकों को खत्म कर दिया जाएगा और जमीन व पानी दोनों रास्तों से होने वाला हर चीज़ का व्यापार भारत के देसी व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। यानी जमीन से होने वाला व्यापार और समुद्री रास्तों से होने वाला व्यापार सभी भारतीय व्यापारियों के लिए खोल दिया जाएगा। इसलिए यह हर व्यापारी की जिम्मेदारी है कि वह इस जंग में हिस्सा ले और बादशाही सरकार की हर इंसानी और माली मदद करे। यानी एक इंसान के तौर पर भी वो अपना योगदान दें और धन के रूप में भी वो अपना योगदान दें। सरकारी कर्मचारियों के बारे में, अब ये राज की बात नहीं है कि अंग्रेज सरकार के तहत प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में भर्ती होने वाले भारतीय लोगों को इज्जत नहीं मिलती, उनकी तनख्वाह कम होती है और उनके पास कोई ताकत नहीं होती, क्योंकि उनको सामान्य नौकरियां दी जा रही हैं और यूरोपियंस के मुकाबले वेतन भी कम दिया जाता है। दोनों महकमों में प्रतिष्ठा और पैसे वाले सारे पद सिर्फ अंग्रेजों को मिलते हैं, चाहे सामान्य सेवाएं हों, सिविल सेवाएं हों, चाहे सैनिक सेवाएं हों। इसलिए ब्रिटिश सेवा में काम करने वाले तमाम भारतीयों को अपने मजहब और हित पर ध्यान देना चाहिए और अंग्रेजों के प्रति अपनी वफादारी छोड़कर बादशाही सरकार का साथ देना चाहिए। उन्हें फिलहाल 200 और 300 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह मिलेगी और भविष्य में ऊंचे ओहदों की उम्मीद रखें। यानी भविष्य में जब अंग्रेजों को पूरी तरह से हरा दिया जाएगा तो उन्हें और बड़े पदों पर भेजा जाएगा। कारीगरों के बारे में,
इसमें कोई शक नहीं है कि इंग्लैंड में बनी चीज़ों को ला लाकर यूरोपियों ने हमारे बुनकरों यानी कपड़ा बुनने वालों, सूती वस्त्र बनाने वालों, बढ़इयों यानी लकड़ी का काम करने वालों, लोहारों और मोचियों आदि को बेरोजगार कर दिया है। उनके काम धंधों पर इस तरह कब्जा जमा लिया है कि देसी कारीगरों की हर श्रेणी भिखमंगों की हालत में पहुंच गई है। बादशाही सरकार में देशी कारीगरों को राजाओं और अमीरों की सेवा में तैनात किया जाएगा और इससे निसंदेह उनकी उन्नति होगी। इसलिए इन कारीगरों को अंग्रेजों की सेवा छोड़ देनी चाहिए, यानी उनको राजाओं के द्वारा नियुक्त किया जाएगा या जो अमीर हैं, मंत्री हैं, उनके द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उनको काफ़ी पैसे दिए जाएंगे। पंडितों, फकीरों और अन्य ज्ञानी व्यक्तियों के बारे में। पंडित और फकीर क्रमशः हिंदू और मुस्लिम धर्मों के अभिभावक हैं। यूरोपीय दोनों धर्मों के शत्रु हैं और क्योंकि फिलहाल धर्म के कारण ही अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ है, क्योंकि वो चर्बी वाले कारतूस वाली बात आई है, इसलिए पंडितों और फकीरों का फर्ज है कि वे खुद को मेरे सामने पेश करें और इस पवित्र युद्ध में अपना हिस्सा निभाएं। अब सिपाही क्या सोचते थे, इसके संबंध में एक विवरण दिया गया है। एक चिट्ठी एक सिपाही की लिखी हुई एक प्रार्थना या अर्जी है, जिसका यहाँ पर दर्शाया गया है। विद्रोही सिपाहियों की एक अर्जी जो बच गई। एक सदी पहले अंग्रेज हिंदुस्तान आए और धीरे धीरे यहाँ फौजी टुकड़ियाँ बनाने लगे। इसके बाद वे हर राज्य के मालिक बन बैठे। हमारे पुरखों ने सदा उनकी सेवा की है और हम भी उनकी नौकरी में आए। ईश्वर की कृपा से और हमारी सहायता से अंग्रेजों ने जो चाहा वो इलाका जीत लिया। उनके लिए हमारे जैसे हजारों हिंदुस्तानी जवानों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन न हमने कभी पैर पीछे खींचे और न कोई बहाना बनाया, न ही कभी बगावत के रास्ते पर चले, यानी न कभी विद्रोह किया। लेकिन सन 1857 में अंग्रेजों ने यह हुक्म जारी कर दिया कि अब सिपाहियों को इंग्लैंड से नए कारतूस और बंदूकें दी जाएंगी। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है और गेहूं के आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर खिलाया जा रहा है। ये चीजें पैदल सेना, घुड़सवारों और गोलंदाज फौज की हर रेजिमेंट में पहुंचा दी गई हैं। गोलंदाज मतलब जो तोप के गोले दागने वाली जो फौज की इकाई है, उन्होंने ये कारतूस थर्ड लाइट कैवलरी के सवारों, कैवलरी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था घुड़सवार सेना, और इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, तो इन घुड़सवार सैनिकों को दिए गए और उन्हें दांतों से खींचने के लिए कहा गया। सिपाहियों ने इस हुक्म का विरोध किया और कहा कि वे ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस पर अंग्रेज अफसरों ने 3 रेजिमेंटों के जवानों की परेड करवा दी। 1400 अंग्रेज सिपाही, यूरोपीय सैनिकों की दूसरी बटालियनें और घुड़सवार गोलंदाज फौज को तैयार कर भारतीय सैनिकों को घेर लिया गया। हर पैदल रेजिमेंट के सामने छर्रों से भरी 6-6 तोपें तैनात कर दी गई और 84 नए सिपाहियों को गिरफ्तार करके बेड़ियां डालकर जेल में बंद कर दिया गया। छावनी के सवारों को इसलिए जेल में डाला गया ताकि हम डरकर नए कारतूसों को दांत से खींचने लगे। इसी कारण हम और हमारे सारे सहोदर यानी भाई इकट्ठा होकर अपनी आस्था की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़े। हमें 2 साल तक युद्ध जारी रखने पर मजबूर किया गया। धर्म व आस्था के सवाल पर हमारे साथ खड़े राजा और मुखिया अभी भी हमारे साथ हैं और उन्होंने भी सारी मुसीबतें झेली हैं। हम 2 साल तक इसलिए लड़े ताकि हमारा अकायद यानी हमारी आस्था और मजहब दूषित न हो। अगर एक हिंदू या मुसलमान का धर्म ही नष्ट हो गया तो दुनिया में बचेगा क्या। यानी उसका हम देख सकते हैं कि धर्म उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से उन्होंने इस चिट्ठी में दर्शाया है। कम से कम एक सैनिक ये कह रहा है और बाकी जो अब हमने विवरण पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि कारतूसों में किस प्रकार से गाय और सुअर की चर्बी मिली होने की बात उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और वो कितने नाराज हैं इस बात से। उत्पीड़न के प्रतीकों के खिलाफ। इन घोषणाओं में ब्रिटिश राज, जिसे विद्रोही फिरंगी राज कहते थे, से संबंधित हर चीज को पूरी तरह खारिज किया जा रहा था। देशी रियासतों पर कब्जे और समझौतों का उल्लंघन करने के लिए अंग्रेजों की निंदा की जाती थी कि किस प्रकार से भारतीय राजाओं के जो राज्य हैं, देशी रियासतें हैं, इन पर अंग्रेज कब्जे कर रहे हैं और जो समझौते वो कर रहे हैं, संधियां वो कर रहे हैं, उनका उल्लंघन कर रहे हैं। विद्रोही नेताओं का कहना था कि अंग्रेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लोगों को इस बात पर गुस्सा था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था ने बड़े छोटे भूस्वामियों को जमीन से बेदखल कर दिया था और विदेशी व्यापार ने दस्तकारों और बुनकरों को तबाह कर डाला था। ब्रिटिश शासन के हर पहलू पर निशाना साधा जाता था। फिरंगियों पर स्थापित और सुंदर जीवन शैली को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है कि पहले हम काफी अच्छे तरीके से रह रहे हैं, आपने सब कुछ गड़बड़ कर दिया है। विद्रोही अपनी उस दुनिया को दोबारा बहाल करना चाहते थे, यानी अंग्रेजों के आने से पहले की दुनिया को। विद्रोही उद्घोषणाएं इस व्यापक डर को व्यक्त करती थी कि अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों की जाति और धर्म को नष्ट करने पर तुले हैं और वे लोगों को ईसाई बनाना चाहते हैं। इसी डर की वजह से लोग चल रही अफवाहों पर भरोसा करने लगे। लोगों को प्रेरित किया गया कि वे इकट्ठे मिलकर अपने रोजगार, धर्म, इज्जत और अस्मिता के लिए लड़ें। यह व्यापक सार्वजनिक भलाई की लड़ाई होगी। जैसा कि हम देख चुके हैं कि बहुत सारे स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह उन तमाम ताकतों के विरुद्ध हमले की शक्ल ले लेता था जिनको अंग्रेजों के हिमायती या जनता का उत्पीड़क समझा जाता था। यानी उस प्रकार के लोग जो अंग्रेजों से जुड़कर काफी धन भी कमा रहे थे और कर्ज वगैरह के मामले में किसानों को या सामान्य लोगों को परेशान भी किया करते थे। ऐसे सेठ साहूकारों के खिलाफ भी लोग उठ खड़े हुए थे। कई दफा विद्रोही शहर के संभ्रांत को जानबूझकर बेइज्जत करते थे।
गांव में उन्होंने सूदखोरों के बही खाते जला दिए जो उनसे काफी ज्यादा ब्याज लिया करते थे, और उनके घर तोड़फोड़ डाले। इससे पता चलता है कि विद्रोही तमाम उत्पीड़कों के खिलाफ थे, यानी वो सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं, जो भी उनका उत्पीड़न करते थे उन सब के खिलाफ थे, और परंपरागत सोपानों ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। जो समाज में ऊंच और नीच है उसको खत्म करना चाहते थे। इनमें हमें एक वैकल्पिक दृष्टि, संभवतः एक ज्यादा समतापरक समाज की कल्पना दिखाई देती है कि समाज में समानता हो, यानी कम से कम धन के आधार पर तो समानता हो। पर यह सोच उनकी घोषणाओं में नहीं दिखाई देती। उनमें तो फिरंगी राज के खिलाफ तमाम सामाजिक समूह को एकजुट करने का ही आह्वान किया जाता है, जैसे कि हमने आजमगढ़ घोषणा में भी पढ़ा कि उसमें समाज में बराबरी की बात नहीं है, समाज में पहले वाली स्थिति बहाल करने की बात हो रही है। वैकल्पिक सत्ता की तलाश, यानी जहां जहां जिन इलाकों में अंग्रेजों को भगाया जा रहा था, कम से कम 1-1.5-2 साल तक तो ये चला है, तो उस 1-1.5 साल के दौरान जहां से अंग्रेजों को निकाल दिया गया वहां पर किस प्रकार की सत्ता उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, शासन कैसे चलाने की कोशिश की। ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो जाने के बाद दिल्ली, लखनऊ और कानपुर जैसे स्थानों पर विद्रोहियों ने एक प्रकार की सत्ता और शासन संरचना स्थापित करने का प्रयास किया। बेशक यह प्रयोग ज्यादा समय तक नहीं चला, लेकिन इन कोशिशों से पता चलता है कि विद्रोही नेता 18वीं सदी की पूर्व ब्रिटिश दुनिया को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। यानी कोई लोकतंत्र नहीं आने वाला था, न लोगों को जानकारी थी लोकतंत्र की व्यवस्था कैसी आने वाली थी, वो हमें दिखाई भी दिया उस 1-1.5 साल के दौरान। अंग्रेजों के आने से पहले जिस प्रकार की व्यवस्था थी राजाओं की, जमींदारों की, वही व्यवस्था दोबारा पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन नेताओं ने पुरानी दरबारी संस्कृति का सहारा लिया, विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की गई, भू राजस्व वसूली और सैनिकों के वेतन के भुगतान का इंतजाम किया गया, लूटपाट बंद करने के लिए हुक्मनामे जारी किए गए। इसके साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखने की योजनाएं भी बनाई गई, सेना की कमान श्रृंखला तय की गई। इन सारे प्रयासों में विद्रोही 18वीं सदी के मुगल जगत से ही प्रेरणा ले रहे थे। यह जगत उन तमाम चीजों का प्रतीक बन गया जो उनसे छिन चुकी थी, यानी वो सारी व्यवस्थाएं चाहे सेना की हो चाहे प्रशासन की हो, कैसे कर रहे हैं जो अंग्रेजों के आने से पहले या अंग्रेजों के पकड़ बनाने से पहले मुगल प्रशासन के अंदर होती थी, वो वैसे ही शासन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। विद्रोहियों द्वारा स्थापित शासन संरचना का प्राथमिक उद्देश्य युद्ध की जरूरतों को पूरा करना था, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये संरचनाएं अंग्रेजों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। अवध में अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध सबसे लंबा चला। वहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजनाएं बनाई जा रही थी, और 1857 के आखिर और 1858 के शुरुआती महीनों तक हुक्म की श्रेणियां वजूद में रही, यानी जब तक अंग्रेजों का वापस उन इलाकों पर कब्जा नहीं हो गया वहां पर उसी प्रकार से पुरानी दरबारी परंपरा के अनुसार हुक्मनामे जारी होते रहे और शासन व्यवस्था उन्होंने चलाई। अब बात आती है दमन की। इससे पहले यहां पर देखो विद्रोही ग्रामीण से संबंधित एक रिपोर्ट है, यह देख सकते हैं हम। ग्रामीण अवध क्षेत्र से रिपोर्ट भेजने वाले एक अफसर ने लिखा, अवध के लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन पर जोर बना रहे हैं। अवध के लोग गांव वाले हैं, ये गांव वाले यूरोपियों की पकड़ से बिल्कुल बाहर हैं, पल में बिखर जाते हैं और पल में फिर जुड़ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं और फिर ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे यहाँ थे ही नहीं। शासकीय अधिकारियों का कहना है कि इन गांव वालों की संख्या बहुत बड़ी है और उनके पास बाकायदा बंदूकें हैं, यानी एक रिपोर्ट भेजी है किसी अफसर ने। इसके बाद में है दमन। विद्रोह का दमन करने से संबंधित कुछ जानकारियां दी गई हैं। 1857 के बारे में हमारे पास जो भी विवरण मौजूद हैं उनसे यह साफ हो जाता है कि इस विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत आसान साबित नहीं हुआ। उत्तर भारत को दोबारा जीतने के लिए टुकड़ियों को रवाना करने से पहले अंग्रेजों ने उपद्रव शांत करने के लिए फौजियों को की आसानी के लिए कई कानून पारित कर दिए थे। मई और जून 1857 में पारित किए गए कई कानूनों के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, बल्कि फौजी अफसरों और यहां तक कि आम लोगों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने और उनको सजा देने का अधिकार दे दिया गया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का शक था। यानी फौजियों को काफी ज्यादा अधिकार दे दिए गए शासन व्यवस्था में, या शांति स्थापित करने के लिए तो फौजियों की भूमिका थे ही, इसके अलावा मुकदमे चलाने के लिए या उनको सजा देने का ये अधिकार भी फौजी प्रशासकों को या जो फौजी अफसर हैं उनको दे दिया गया। कहने का मतलब यह है कि कानून और मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया रद्द कर दी गई और स्पष्ट कर दिया गया कि विद्रोह की केवल एक ही सजा हो सकती है, सजाए मौत। यानी पहले की तरह वकील पेश करना या इस प्रकार से लंबी सुनवाई नहीं चलेगी, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाए और जो विद्रोह में शामिल हैं उनको मार दिया जाए। यहाँ एक मैप दिया गया है, ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी मैप का क्वेश्चन आता है। इसमें दी गई सभी साइट्स मैंने देखी थी और सारी साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इन साइट्स को याद रखना है और इंडिया के मैप में आपको अपने हाथ से चिन्हित करके देखना है और एग्जाम के टाइम में इसको दोहरा के जाना है। इन नए विशेष कानूनों और ब्रिटेन से मंगाई गई नई टुकड़ियों से लैस अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने का काम शुरू कर दिया। यानी अपने आप को उन्होंने संगठित किया, इंग्लैंड से और सेना बुलवाई। विद्रोहियों की तरह वे भी दिल्ली के सांकेतिक महत्व को बखूबी समझते थे। जैसे विद्रोहियों ने विद्रोह करते ही सबसे पहले वो दिल्ली पहुंचे, क्योंकि दिल्ली का अपने आप का एक महत्व था
और अंग्रेज भी ये जानते थे कि दिल्ली का सांकेतिक महत्व है, क्योंकि ये भारत की राजधानी के रूप में सदियों से प्रसिद्ध रहा है और इस पर कब्जे का मतलब है कि विद्रोह को काफी हद तक दबाने में सफलता मिल जाएगी और लोगों के मन में भी ये संदेश जाएगा कि अंग्रेजों का दिल्ली पर वापस कब्जा होने का मतलब है कि विद्रोह अब दबाया जा रहा है और ज्यादातर लोग अब उसका साथ देने से बचेंगे, यानी विद्रोह में शामिल होने से बचेंगे। जब लोगों को देखिए ये लगता है कि किसका पलड़ा भारी है तो लोग कोशिश करते हैं, यानी जब विद्रोही लड़ रहे थे तो यदि लोगों के मन में ये भावना हो गई कि विद्रोही अंग्रेजों को निकाल सकते हैं तो वो साथ देंगे, नहीं तो सामान्य आदमी क्या करेगा कि पता नहीं अंग्रेज हारेंगे कि नहीं हारेंगे या जीत जाएंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसी स्थिति में सामान्य लोग विद्रोह में शामिल नहीं हो पाते। लिहाजा उन्होंने दो तरफा हमला बोल दिया, एक तरफ कलकत्ते से, दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच हुआ। हालांकि पंजाब कमोबेश शांत था, पंजाब में 1857 की क्रांति के दौरान ज्यादा घटनाएं नहीं हो रही थी। दिल्ली को कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिशें जून 1857 में बड़े पैमाने पर शुरू हुई, लेकिन यह मुहिम सितंबर के आखिर में जाकर पूरी हो पाई। सितंबर 1857 दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी एक वजह यह भी थी कि पूरे उत्तर भारत के विद्रोही राजधानी को बचाने के लिए दिल्ली में आ जमे थे और विद्रोहियों की संख्या दिल्ली में काफी हो चुकी थी। गंगा के मैदान में भी अंग्रेजों की बढ़त का सिलसिला धीमा रहा। अंग्रेज टुकड़ियों को हर इलाका गांव दर गांव जीतना था, क्योंकि प्रत्येक गांव में विद्रोही थे। आम देहाती जनता और आसपास के लोग उनके खिलाफ थे। जैसे ही उन्होंने अपनी उपद्रव विरोधी कार्रवाई शुरू की, अंग्रेजों को एहसास हो गया कि उनका सामना सिर्फ सैनिक विद्रोह से नहीं है, वे एक ऐसे आंदोलन से जूझ रहे हैं जिनके पीछे बेहिसाब जन समर्थन मौजूद है। यानी जब वो विद्रोह को दबाने के लिए निकले तो उनको पता चला कि गांव में आम लोग भी उनके कितने खिलाफ हैं। ये सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं है, आम लोग भी इस विद्रोह में शामिल हैं। उदाहरण के लिए अवध में फोर्सिथ नाम के एक अंग्रेज अफसर का अनुमान था कि कम से कम 3/4 वयस्क पुरुष आबादी विद्रोह में शामिल है। यानी पुरुषों के जो वयस्क है 18 वर्ष से अधिक उम्र के, उनमें से 3/4 लोग विद्रोह में शामिल हैं। इस इलाके को लंबी लड़ाई के बाद मार्च 1858 में जाकर ही अंग्रेज दोबारा अपने नियंत्रण में ले पाए। अंग्रेजों ने सैनिक ताकत का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह उनका एकमात्र हथियार नहीं था। वर्तमान उत्तर प्रदेश के एक विशाल भूभाग में बड़े भूस्वामियों और काश्तकारों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया और अंग्रेजों ने इस एकता को तोड़ने के लिए बड़े जमींदारों को आश्वासन दिया कि उन्हें उनकी जागीरें लौटा दी जाएंगी, ताकि उन जो बड़े जमींदार हैं उनका साथ अंग्रेजों को मिल सके और विद्रोह को आसानी से दबाया जा सके। विद्रोह का रास्ता अपनाने वाले जमींदारों को जमीन से बेदखल कर दिया गया और जो वफादार थे उन्हें इनाम दिए गए। यानी जो विद्रोही थे उनकी जमीनें छीन ली गई, उनको सजाएं दी गई और जो वफादार थे उनको विद्रोह की समाप्ति के बाद इनाम दिया गया। बहुत सारे जमींदार या तो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मारे गए या भागकर नेपाल चले गए, जहां उन्होंने बीमारी व भूख से दम तोड़ दिया। कुछ ही जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। अब यहाँ पर हम कुछ चित्र वगैरह देख लेते हैं। दिल्ली रिज पर स्थित एक मस्जिद, फेलिस बिएतो द्वारा लिए गए चित्र 1857-58। 1857 के बाद ब्रिटिश फोटोग्राफरों ने तबाही और ध्वंस की असंख्य तस्वीरें उतारी थी। यह दिल्ली रिज का मतलब है कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती है, उसका आप लगभग अंतिम हिस्सा मान सकते हैं। काफी ऊंचा इलाका है और वहां पर काफी घने जंगल भी है। उस इलाके में बनी हुई ये मस्जिद है, दिल्ली रिज बोलते हैं उसको। यहां देखिए सिकंदराबाग का एक चित्र दिया गया है 1858। यहाँ हमें एक जमाने में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा बनवाए गए रंग बाग प्लेजर गार्डन के खंडहरों में 4 आदमी दिखाई दे रहे हैं। सिकंदर बाग है, इसको सिकंदराबाग बोलते हैं। 1857 में इसकी रक्षा करने वाले 2000 से ज्यादा विद्रोही सिपाहियों को कैम्पबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने मार डाला था। इस विद्रोह का दबाने के लिए जो सेना भेजी गई थी उसका नेतृत्वकर्ता कैम्पबेल था। अहाते में पड़े नरकंकाल विद्रोह की निरर्थकता की एक ठंडी चेतावनी देते हैं कि विद्रोह तो किया लेकिन विद्रोह निरर्थक साबित हुआ। यहाँ पर रखे हुए ये जो बिखरे हुए कंकाल हैं वो गवाही दे रहे हैं। यहाँ उदा देवी पासी का नाम मैंने इसलिए लिखा है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहाँ पर एक मूर्ति भी स्थापित की गई है उदा देवी पासी की, क्योंकि यहाँ पर जब विद्रोह हुआ था तो सिकंदराबाग में ये एक पेड़ पर चढ़ी हुई थी और अंग्रेजों पर उन्होंने गोला बारूद से खूब हमला किया और तब तक जब इनकी गोलियां खत्म नहीं हुई तब तक इन्होंने अंग्रेजों को घुसने नहीं दिया था। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध रही थी उदा देवी पासी। तो ये सिकंदराबाग से जुड़ा हुआ इनका आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ज़्यादा कुछ अभी बचा नहीं है। विद्रोह की छवियाँ, अब विद्रोह की छवियाँ एक अलग टॉपिक हो जाता है, इसके बारे में हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।